नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कल इसकी पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था। उम्मीद है आप सभी ने इसको सॉल्व किया होगा, इसका सॉल्यूशन किया होगा। आज हम इसे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में क्या गलती आपसे हुई, कितने आपके सही रहे, कितने गलत रहे, कितना आपका स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही जिन दोस्तों ने इसको सॉल्व नहीं किया है वो हमारे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक कॉपी में ऐसे 1 से लेकर 100 तक की नंबरिंग कर लीजिए और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझसे पहले उसे अपने बुक में वहां पर मार्क कर लीजिए, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, और देखिए आपका सही है या गलत है। वीडियो के एंड पे अपनी नंबरिंग करिए और अपने स्कोर को जरूर बताएं और किन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्नों में फंस रहे हैं, आसान कितने गलत कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपकी गलती से गलत हुए, उन सबको एनालिसिस करें, जिससे आपको मॉक टेस्ट का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और एग्जाम में करने वाली गलतियां आप यहीं पर कर जाएंगे। ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का पहला मॉक टेस्ट है जिसको हम आज यहां पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो उ है हमारा, उ आपका पश्च संवृत स्वर हो जाएगा। ऑप्शन सी पहले का हमारा सही उत्तर है। देखिए, स्वरों का जो वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग आधार पर किया जाता है, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट आधार हैं। एक है जीभ के प्रयोग के आधार पर और एक है मुख खुलने के आधार पर। जीभ खुलने के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अग्रभाग, एक होता है मध्य भाग और एक होता है पश्च भाग। जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। और मुख खुलने के आधार पर 4 भागों में स्वरों को बांटा जाता है, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। तो उन दोनों का मिक्सचर आपको पूछा गया था। पश्च भाग से जो इस्तेमाल हो रहा है और जिसको बोलने में मुंह संवृत हो रहा है, यानी मुंह थोड़ा सा कम खुल रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे पश्च में कौन कौन से आते हैं जिनको हम पश्च स्वर कहते हैं, इसमें हमारे जो बड़ी आ होती है वो आता है, इसके अलावा उ आते हैं, दोनों उ इसमें आते हैं, छोटी उ भी और बड़ी उ भी, और साथ में ओ और औ। और जो हमारा संवृत होता है, जिनको बोलने में मुंह कम खुलता है, उसमें हमारे आते हैं ई, दोनों ई और दोनों उ। तो आप देखेंगे उ इधर भी है और उ इधर भी है, और वही आपको पूछा गया था। तो पहले केवल एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल आता था कि आप अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, अब वो मिक्स कर लेता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम के आपके आ चुके होंगे। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी के एग्जाम में आया था, ठीक है। कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। देखिए, हमारी पूरी वर्णमाला में स्त्रीलिंग वर्ण केवल 3 है जो आपको पता होने चाहिए। एक है छोटी ई, एक है बड़ी ई और एक है हमारा री। ये 3 हमारे केवल हैं जो स्त्रीलिंग है। इनके अलावा सारे वर्ण क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो विशेषण की बात कर रहा है कि विद्यार्थी कैसा है? कुशाग्र है, यानी काफी कुशल विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी का क्या बताया जा रहा है? विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संकेतवाचक, एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक और एक होता है परिमाणवाचक। यहां पर विद्यार्थी की क्या बताई जा रही है? क्या विद्यार्थी की ओर संकेत किया गया है या कोई संख्या बताई गई है? यहां पर विद्यार्थी की गुण बताए गए हैं, तो यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। विशेषण के ऊपर, हिंदी व्याकरण के ऊपर ऑलरेडी हमारी डिटेल क्लासेस बनी हैं, आप उन्हें प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली पहाड़ी हिंदी के किस वर्ग में आती है? देखिए, पहाड़ी हिंदी को हिंदी के 3 वर्ग माने जाते हैं। पहाड़ी हिंदी को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 3 वर्गों में। एक होती है हमारी पूर्वी पहाड़ी हिंदी, एक है हमारी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और एक है हमारी मध्य पहाड़ी हिंदी। जो पूर्वी पहाड़ी हिंदी है
इसके अंदर नेपाली भाषा को रखा जाता है। ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी है हमारी, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत हिमाचली, जौनसारी इनको रखते हैं। और जो मध्य पहाड़ी हिंदी है इसमें आती है उत्तराखंड की बोलियां यानी गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आपको पूछा है ये दोनों किस वाले पहाड़ी हिंदी के वर्ग में हैं? ये दोनों मध्य पहाड़ी का पार्ट माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पूर्वी में नेपाली और पश्चिम में हिमाचली, जौनसारी, मध्य में गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखिए, अल्पप्राण वर्ण होते क्या हैं? अल्पप्राण वर्ण वे होते हैं जिनको उच्चारण में हमें नॉर्मल से थोड़ा कम समय लगता है। अब आपसे इनकी संख्या पेपर में पूछी गई थी। देखिए, हमारे पास स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे पास 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं हमारे पास, आप जानते हैं, जिनको कचट तप कहा जाता है। 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 हमारे पास वर्ण होते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो अल्पप्राण होता है। तो इन स्पर्श व्यंजनों में टोटल अल्पप्राण वर्ण कितने निकल गए हमारे? हर लाइन में 3 हैं, टोटल 5 हैं, यानी 5 तियां 15 वर्ण हमारे हो गए। ठीक है, अल्पप्राण केवल स्पर्श व्यंजनों में हमारे पास टोटल 11 स्वर होते हैं और 11 के 11 स्वर कैसे होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। तो 15 के साथ 11 भी जुड़ेगा। इनके अलावा हमारे पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, चारों के चारों अल्पप्राण हैं, तो इसमें अंतस्थ व्यंजन भी जुड़ेंगे। इसके बाद हमारे पास द्विगुण व्यंजन होते हैं जिनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें 2 आते हैं, एक हमारा ड आता है और एक ये ढ आता है। जो हमारा ये ड है ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण में है, ये अल्पप्राण में है, तो ये एक भी यहां पर जुड़ेगा। टोटल अगर आप देखेंगे 15 और 11 26, 4 30 और 1 31। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं वो सारे महाप्राण होते हैं। आपको केवल अल्पप्राण पूछा है, 31 इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जूतम पैजार यानी कि लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा करना। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मन ही मन क्रोधित होना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो मन ही मन क्रोधित होना, इसको कहा जाता है खुट पलटन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। खुट पलटन यानी इसका मतलब होता है पैर पलटना, यानी मन ही मन में क्रोधित होना, अपने क्रोध को मन में रखना। अलग अलग यहां पर 2-3 मुहावरे और हैं, इनके अर्थ को जान लेते हैं। खुट खजान, इसका क्या मतलब होता है? खुट खजान मतलब होता है पैर में खुजली होना, जिसका हिंदी अर्थ है अर्थात एक जगह पर स्थिर ना रहना, एक जगह पर टिके ना रहना, उसके लिए कहते हैं। आंख फरकून यानी आंख दिखाना, क्रोध को प्रकट करना, क्रोध मन में रखने के लिए या मन ही मन में क्रोधित होने के लिए खुट पलटन है, और क्रोध को प्रकट करने के लिए आंख फरकून यानी आंख दिखाना हो गया। ठीक है, खाप सूखण मतलब होता है मुंह सूखना, गला सूखना यानी तनाव में आना। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु किसे कहते हैं? तो देखिए, धातु किसको कहा जाता है? धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसी को धातु कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं धातु में अलग अलग प्रत्यय जोड़े जाते हैं और क्रिया के अलग अलग रूप बनाए जाते हैं। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? देखिए, मैं घर जाता हूं, जब हमने क्रिया वाले चैप्टर को कवर किया था, क्रिया के बारे में बात करी थी, डिटेल में बात करी थी, क्रिया के विभिन्न प्रकारों को देखा था, उसमें एक प्रकार देखा था सहायक क्रिया। आमतौर में किसी भी वाक्य में 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक होती है मुख्य क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के साथ जो क्रियाएं लगती हैं उनको सहायक क्रिया कहा जाता है, जो वाक्य को पूर्ण करती हैं। जैसे एक शब्द है यहां पर दिया गया, मैं घर जाता हूं, यहां पर मेन क्रिया क्या है? मेन क्रिया हो रही है जाने की, तो मुख्य क्रिया हो गई जाना, और इसको पूरा कौन कर रहा है? इसके साथ ये हूं जोड़ करके। यहां पर सहायक क्रिया पूछी है तो ये हूं आपकी सहायक क्रिया होगा। ठीक है, जैसे रामफल खा रहा था, तो रहा था यहां पर क्या है? सहायक क्रिया, खाने का काम हो रहा है, खाने की क्रिया हो रही है, तो खाना मुख्य क्रिया हो गया। उसको पूर्णता कौन प्रदान कर रहा है? अगर मैं सिर्फ कह दूं रामफल खा,
या मैं कह दूं मैं घर जाता, ये पूरा नहीं होगा। जब सहायक क्रिया जुड़ेगी कि वो खा रहा था, ये जा रहा था, तो वो रहा था जो जुड़ा है, जैसे यहां पर ये हूं जुड़ा है, ये सहायक क्रिया है जो वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ जुड़ता है और वाक्य को पूर्णता प्रदान करता है। ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके जनरल पेपर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, उनको हम डिटेल में साथ में कवर कर रहे हैं, तो आपका एक मिक्स रिवीजन भी यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। देखिए, बांसुरी बज रही थी, यह आपके अपूर्ण भूत का उदाहरण हो जाएगा। हिंदी में जब काल को लेकर के सवाल बनते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग सवाल बनते हैं, इसी प्रकार के विकल्प आपको दिए जाते हैं। भूतकाल के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसी में से एक प्रकार है अपूर्ण भूत, यानी क्रिया के जिस रूप में कार्य का बीते समय का होने का पता तो चलता है लेकिन वो खत्म हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जैसे बांसुरी बज रही थी तो पीछे समय में हुआ है, भूतकाल में हुआ है, बज रही थी, अब कब तक बजी या बजी थी ऐसा नहीं इसमें से स्पष्ट हो रहा है। तो भूतकाल के काम का तो हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया हुई है वो भूतकाल में हुई है, जो बांसुरी बजाने की क्रिया हुई है वो भूतकाल में हुई, लेकिन उसकी समाप्ति की बात नहीं कही गई है। उन क्रिया को क्या कहते हैं, उस काल को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत कहते हैं। ठीक है, जैसे बारिश हो रही थी, जैसे लड़के पढ़ रहे थे, तो भूतकाल का तो काम है लेकिन समाप्ति की बात नहीं है। पूर्ण भूत क्या होता है कि कार्य को समाप्त बता दिया गया है, जैसे गाड़ी आई थी तो गाड़ी अब आ चुकी है, वर्षा हो रही थी, ये अपूर्ण भूत है, और वर्षा हुई थी ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण भूत हो जाएगा। अपूर्ण में क्या आया कि वर्षा हो रही थी, और पूर्ण में क्या आया, वर्षा हुई थी। भूतकाल में हुआ है और वर्षा हुई और बंद भी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको समझना है, क्वेश्चन बनते हैं। काल के ऊपर भी, काल के अलग अलग प्रकारों के ऊपर भी, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, उनके ऊपर भी डिटेल क्लास ऑलरेडी बना है हिंदी का। नेक्स्ट है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। यह वाक्य कैसा है, वाक्य कौन सा वाला है। देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो, इसमें दो वाक्य आपको दिए गए हैं। एक है वह कौन सा मनुष्य है, और उसके बाद उसका दूसरा वाक्य जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो। और दोनों वाक्य कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो तो भी इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा, और अगर आप सिर्फ इतना कहते हैं वह कौन सा मनुष्य है तो भी इसका, इस वाक्य का जो पूर्णता है वो नहीं आ पाएगी। तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी एक मुख्य वाक्य है, एक हमारा आश्रित वाक्य है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो इन वाक्यों को कहते हैं मिश्र वाक्य। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं हैं, तो ये दो भी क्या हो जाएगा, ये दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं मैं जानता हूं तो आगे का जब तक आप नहीं सुनोगे आपको नहीं पता चलेगा कि वाक्य क्या है। और अगर मैं सिर्फ इतना कहूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं हैं तो भी नहीं पता चल पाएगा कि शुरू में मैंने क्या कहा। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, वो होता है मिश्र वाक्य। इसी प्रकार संयुक्त वाक्य होते हैं जिसमें दो साधारण वाक्य होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, बिना एक दूसरे के भी वो पूर्ण माने जाते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, तो ऐसे वाक्य अगर आप सिर्फ इतना भी कहें वह सुबह गया तो आपका वाक्य पूरा हो गया, पता चल गया, और बीच में और लगा है उसके बाद आपने कह दिया शाम को वापस आ गया। तो ऐसे वाक्य जो दोनों मुख्य वाक्य हैं, यानी एक दूसरे पर आधारित नहीं है, डिपेंड नहीं है, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान होती है मुख्य तौर पर इस संयुक्त वाक्यों को और, एवं, तथा, यथा, अथवा इनसे जोड़ा जाता है, जबकि मिश्रित वाक्यों को क्योंकि, जितना, जो, कि, जैसा, वैसा, जिसने, इनसे जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर जिसने से जोड़ा है। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए, घी के दिए जलाना इसका मतलब क्या हो गया कि अत्यंत जब आपको कोई लाभ होता है या अत्यंत आपको कोई प्रसन्नता होती है उसको दर्शाना। तो घी के दिए जलाना अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्सव मनाना भी इसका उत्तर हो सकता था, लेकिन उत्सव मनाना थोड़ा ज्यादा यहां पर हो जाएगा इसकी व्याख्या के लिए। इसका जो मुख्य अर्थ होता है कि घी के दिए जलाना, यानी आप अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उसके लिए आता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश होना। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है।
बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है। शुद्ध वाक्य आधिकारिक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? तो स्वर संधि के प्रकारों के नाम आपको पूछे गए हैं। स्वर संधि के मुख्य तौर पर 5 प्रकार होते हैं। एक होती है हमारी दीर्घ संधि, एक होती है गुण संधि, एक होती है वृद्धि संधि, एक होती है यण संधि और एक होती है अयादी संधि। ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। तो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपुड़ी मने की गुड़ी बौराण लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो काफी फेमस कुमाऊनी लोकोक्ति है। अपनी मने की गुणी बौरान यानी कि अपने मन की या अपनी ही गुणों की व्याख्या करना, उनके बारे में बताना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपनी तारीफ खुद करना। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। भाववाचक संख्या कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? देखिए भाववाचक संख्या क्या होती है? भाववाचक संख्या जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुणों की, उसकी भाव की, अवस्था की, यानी ऐसी चीजों का बोध होता है जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल, उनको कहते हैं भाववाचक संख्या। ठीक है, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। तो हमें अवस्था का ज्ञात हो गया ना बुढ़ापा शब्द से, तो वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपके 5 शब्दों के या 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। कौन से वो 5 शब्द होते हैं? एक होती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में अगर हम कोई विशेष प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारे भाववाचक संज्ञा मिलेगी। इसके अलावा सर्वनाम के साथ जोड़ सकते हैं, क्रिया के साथ जोड़ सकते हैं, विशेषण के साथ जोड़ सकते हैं और अव्यय के साथ जोड़ सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय 5 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है उपमेय का उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? यानी उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार वहां पर होगा? पहली चीज उपमेय और उपमान इन दोनों को समझ लेते हैं कि यह होता क्या है। देखिए उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाती है, यानी जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे हम किसी के मुंह की तुलना चांद से करते हैं, तो किसकी तुलना हम कर रहे हैं? मुंह की तुलना कर रहे हैं। तो मुंह हमारा क्या हो जाता है? उस टाइम पर उपमेय हो जाता है। और उपमान जिसके साथ तुलना की जा रही है, यानी चांद। ठीक है, तो ये होते हैं उपमेय और उपमान। ये कह रहा है उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? यानी तुलना नहीं की जा रही है, मान लिया गया है कि जो मुंह है वही चांद है, तो उस अलंकार को कहते हैं रूपक अलंकार। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर संभावना व्यक्त किया जाए कि मुख चांद जैसा है, मुख सा चांद है, इस तरीके से अगर किया जाए तो वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन जहां पर मान लिया जाए कि मुंह ही चांद है, वहां पर होता है रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? देखिए काफी फेमस महाकाव्य है रामचरितमानस। किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन बहुत बार बना है। अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने करी थी। 1574 के आसपास इन्होंने इसकी रचना करी थी। अकबर के शासन काल में करी थी। रचना करने में लगभग कितना समय लगा उतना डिटेल में नहीं जाएगा, फिर भी नोट कर लीजिए। 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय इनको लगा। रामचरितमानस में टोटल कांडों की जो संख्या है वो 7 है। इनके जो क्रम है वो है, पहले आता है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आता है आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनमें सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। ठीक है, नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देश में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 से। पहला जो अवार्ड दिया गया था वो 55 में दिया गया था, इन्हीं को दिया गया था। और यह अवार्ड इनको इनकी रचना हिमतरंगिणी के लिए मिला था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमतरंगिणी इनकी रचना है। इसी से मिलती जुलती एक रचना है हिमक्रीटनी, इसको भी ध्यान रखना, वो भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, हिमक्रीटनी को 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1943 में हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार था वो देव पुरस्कार था, वो हिमकिरीटिनी को मिला और हिमतरंगिणी को साहित्य अकादमी मिला था 1955 में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के थे जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इनको मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर मिला था, प्रस्ताव इनको मिला था, जिसे इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से किस साहित्य को मौका मिला था पहला मुख्यमंत्री बनने का, तो वो यही थे। 1963 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट और रचनाएं हैं, जैसे साहित्य का देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना, ये जो चारों रचनाएं हैं, चारों की चारों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। 3 इनमें से काव्य हैं और 1 रचना इसमें कहानी है। तो कहानी कौन सी है? इसमें कहानी है चतुरी चमार। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अनामिका इन्हीं की रचना है, काफी फेमस रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला काव्य संग्रह इसे माना जाता है जो 1923 में आया था। ठीक है, गीतिका इन्हीं की काव्य संग्रह है, 1936 में आई थी। और परिमल की बात करें, ये 1930 में आई थी, इन्हीं की काव्य रचना है। जबकि चतुरी चमार क्या है? इनका कहानी संग्रह है। ठीक है, इनकी कहानियां हैं। और कौन कौन सी कहानियां इन्होंने लिखी है? इसके अलावा इन्होंने सुकुल की बीवी लिखी है, लिली, सखी, देवी, पद्मा, ये सब इनकी कहानियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं उत्तराखंड में, कई बार बने हैं, अलग अलग पेपर में बने हैं कि आपको रचना का प्रकार पूछ लेता है कि ये कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या फिर काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हिंदी का पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। हिंदी में 20 में से कितने आए थे, ओवरऑल कितने आए थे, आप कमेंट में बता सकते हैं, चाहे ओवरऑल में बता लीजिए, चाहे सेक्शन वाइज बता लीजिए। अब बात करेंगे राज्य से संबंधित विविध जानकारी के बारे में। पहला, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार सही क्रम क्या होगा? बढ़ता हुआ क्रम आपने बताना है। देखिए, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रकार के जब आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपने सबसे पहले विकल्पों को देखना है कि क्या यह विकल्पों के आधार पर हो सकता है। सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की है काली नदी। आपने बढ़ते हुए क्रम में बताना है, यानी सबसे आखिर में सबसे लंबी नदी आएगी, 2 नंबर यानी सबसे आखिर में आएगा। विकल्प आपको लगभग इसी तरह के एग्जाम में भी आते हैं। यहां पर 2 केवल एक ही जगह पर है। बहुत रेयर चांस होता है इस प्रकार के प्रश्नों में कि डी यहां पर आंसर हो। आप बिना चेक किए सीधा ए पर आंसर मार सकते हैं और यह आपका सही हो जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा और एक के बारे में अगर आपको जानकारी है, ऑप्शंस अगर आपके अनुकूल हैं, तो आप बहुत जल्दी इस आंसर को टिक कर जाएंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे। सबसे लंबी नदी यहां पर कौन सी है? काली नदी। तो काली नदी सबसे आखिर में आएगी। काली नदी की लंबाई कितनी है? काली नदी की लंबाई है 252 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? कोसी नदी की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, 168 किलोमीटर। भागीरथी 205 की है और अलकनंदा आपकी 195 की है। आपको चारों का पता है और तब आप इनको अरेंज आसानी से कर पाएंगे। फिर भी हमारा वही बनेगा, सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है? कोसी 168 के साथ, फिर आती है अलकनंदा, फिर आती है भागीरथी और फिर काली। 1 4 3 2 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय चांस नहीं पता कोसी की लंबाई कितनी है, तो आप फिर ऑप्शंस के माध्यम से, ऑप्शंस को देखकर कर सकते हैं, आप सही आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर बहुत बार पेपर में आया है, काफी फेमस ग्लेशियर है, चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन होता डोरियानी ग्लेशियर कहां है, तो यह उत्तरकाशी में है। ठीक है, डोडी ताल वो उत्तरकाशी में है, द्रोणताल वो उधम सिंह नगर में है, देवरिया ताल वो रुद्रप्रयाग में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलते जुलते नाम जिसको एक साथ आप नोट करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दून क्षेत्र नैनीताल जिले में स्थित है? राज्य में कई सारे दून क्षेत्र हमें दिखने को मिलते हैं। सबसे फेमस दून कौन सा है? वो देहरादून है। ठीक है, इन 4 दून में से जो पाटली दून है और जो कोटा दून है, ये दोनों के दोनों नैनीताल जिले में पड़ते हैं। ऑप्शन ए और सी यहां पर सही है, तो जहां पर ए और सी होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चौखम दून कहां पड़ता है? चौखम दून और इसी के साथ होता है एक कोठारी दून, वो दोनों के दोनों पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं। चंडी दून आपका कहां है? ये हरिद्वार में है। हरकी दून कहां है? हरकी दून उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बागची बुग्याल, जिसे उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड यानी यूटीडीबी के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था, यह किस राज्य में, किस जनपद में स्थित है? तो बागची बुग्याल आपका चमोली जनपद में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 2022 में बागची बुग्याल चमोली को और बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, 2022-23 के लिए दोनों को। तो बागची बुग्याल फेमस है, पूछा जा सकता है। इससे पहले 2021 में भयोड़ी बुग्याल को किया गया था ट्रैक ऑफ द ईयर। ये कहां है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, 2020 में कुश कल्याण बुग्याल को किया गया था। ये कहां है? ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, 2019 में देव कियारा बुग्याल को किया था, ये भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जून 1929 में 14 जून से लेकर के 2 जुलाई तक महात्मा गांधी कुमाऊं की यात्रा पर आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन कभी कूली एजेंसी का सचिव नहीं रहा था? देखिए, कूली एजेंसी की जो स्थापना होती है वो 1908 में हुई थी, श्रीनगर में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो जोध सिंह नेगी, इनके प्रयासों से इसे यहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको जब स्थापित किया गया तो कूली एजेंसी का जो प्रमुख होता था, जो अध्यक्ष होता था, वो कुमाऊं कमिश्नर होता था। तो यहां पर जो दूसरा सबसे बड़ा पद होता था, जो इसको वास्तविक रूप से चलाएगा, वो सचिव होता था। और पहला सचिव कौन बना इसका? जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी के बाद जो दूसरे सचिव बने कूली एजेंसी के, वो तारादत्त गेरोला बने थे। और तारादत्त गेरोला के बाद इसके तीसरे और आखिरी सचिव बने थे शालिग्राम सिंह, यानी गिरजादत्त नैथानी इसके कभी भी सचिव नहीं रहे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। लेकिन फिर भी गिरजादत्त नैथानी का संबंध कूली एजेंसी से है। सवाल आपके पास आता है कि राज्य के अंदर कूली बेगार एजेंसी की स्थापना का विचार सबसे पहले किसने दिया था? वो गिरजादत्त नैथानी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कूली एजेंसी को समाप्त कब किया गया था? इसे 1923 में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है मानवोदय काव्य की रचना निम्नलिखित किस पवार वंश के शासक के काल में हुआ था? मानवोदय काव्य किसने लिखा है? मानवोदय काव्य भरत कवि ने लिखा है। और भरत कवि जो जहांगीर के दरबार में भी रहे थे, जहांगीर ने इनको ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। जहांगीर के दरबार के बाद ये कहां आए थे? मानशाह के काल में। और मानशाह के काल में इन्होंने मानवोदय काव्य लिखा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ नोट कर लीजिए, मानवोदय काव्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, पवार काल का सबसे प्राचीन काव्य इसी को माना जाता है, मानवोदय काव्य। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? यानी गढ़वाल में जो 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? गढ़वाल और कुमाऊं में जो लैंड सेटलमेंट हुए हैं, भूमि बंदोबस्त हुए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उनके ऊपर भी डिटेल क्लास बनी है। आप उसे हमारी जो हिस्ट्री की मास्टर वीडियो है उत्तराखंड का, उसमें देख सकते हैं। देखिए, जो 10वां सेटलमेंट हुआ था गढ़वाल और कुमाऊं में, अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था। गढ़वाल में इसका नेतृत्व ई के पो ने किया था और कुमाऊं के अंदर यह गूंज नामक अधिकारी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त गूंज ने किया, गढ़वाल में पो ने किया। इसके बाद 11वां भूमि बंदोबस्त हुआ 1928 में। जो अंतिम भूमि बंदोबस्त था वह केवल गढ़वाल में हुआ, जिसे इबर्टसन ने किया था। ठीक है, जो 10वां वाला भूमि बंदोबस्त है ये आपके 1890 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम जीडीपी वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? तो देखिए, राज्य में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा जीडीपी वाला जनपद है हमारा हरिद्वार। और सबसे कम जीडीपी वाला जनपद कौन सा है? वो है रुद्रप्रयाग, यानी हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। अगर क्वेश्चन आए राज्य में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन है, तो भी हरिद्वार, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन है, तो भी रुद्रप्रयाग। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य में कुल कितने शहरी निकाय हैं? शहरी निकाय यानी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदें। टोटल शहरी निकायों की जो संख्या है उत्तराखंड में वो 102 है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नगर निगम हमारे पास 9 हैं, नगर पालिका जो परिषद है वो हमारे पास 44 हैं और नगर पंचायतें जो हैं वो 49 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019-21 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना है। इसको लेकर भी सवाल बना था कि ओवरऑल बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हमारा कितना परसेंटेज था। हमारा था 9.67%। यह आपने देखा था, पेपर में भी आया। अब इसने ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुआयामी गरीबी प्रतिशत रहा है हमारा, वो रहा है लगभग 10.84%। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह लगभग 7% के करीब रहा है। अलकनंदा नदी से संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में कौन सा विकल्प सही होगा। जब हमने नदी तंत्र को कवर किया था तो इसके साथ शुरू से लेकर के एंड तक देवप्रयाग तक कौन कौन सी नदी किस क्रम में मिल रही है उसको जाना था। इसने दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछा है, यानी नीचे से हमको ऊपर की ओर चलना है। इसमें सबसे लास्ट में अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है, भागीरथी मिलती है। ठीक है, भागीरथी के ऊपर रुद्रप्रयाग में इसमें मंदाकिनी मिलती है और मंदाकिनी से ऊपर, मंदाकिनी से पहले कर्णप्रयाग आता है जहां पर इसमें पिंडर नदी मिलती है। तो दक्षिण से मिलने वाली पहली नदी अगर आप देखेंगे विकल्पों में पिंडर आपको दिया गया है। पिंडर, मंदाकिनी, गरुड़ और बिरही गंगा दी गई है। तो अभी तक हमारी पहली नदी कौन सी आई है, पिंडर। तो पिंडर की शुरुआत अगर आप देखेंगे केवल एक ही जगह पर हुई है। सीधा आप आंसर कर देंगे, आपको आगे चेक करने का आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी अगर हम क्रम की बात करें, पिंडर के बाद इसमें नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। नंदाकिनी के बाद इसमें गरुड़ गंगा मिलती है। गरुड़ गंगा के बाद पाताल गंगा और पाताल गंगा के बाद विरही गंगा इसमें मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विरही गंगा के बाद बालखिल्य नदी मिलती है। ध्यान रखना, बालखिल्य, विरही गंगा, पाताल गंगा और गरुड़ गंगा इसी क्रम में विष्णुप्रयाग यहां पर है और नंदप्रयाग यहां पर है। इनके बीच में मिलती हैं ये चारों नदियां। ठीक है, उसके ऊपर विष्णुप्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा इसके साथ मिल जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर दिगतड़ नामक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। तो ये आपका कौन सा नगर हो जाएगा, डीडी हाट। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सिरा के नाम से डीडी हाट को पूर्व काल में जाना जाता था। कृत्रिम थरकोट झील किस जनपद में स्थित है। देखिए यह झील नई बनी है, आर्टिफिशियल झील है, नई झील है, कृत्रिम झील है और इसे बनाया गया था अक्टूबर 2023 के आसपास। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह झील आपके पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। राज्य में दो प्रमुख आर्टिफिशियल लेक बनाए गए हैं। एक है थरकोट झील जो पिथौरागढ़ में है और एक है हमारी कोलीडेक झील। कोलीडेक जो झील है वो चंपावत में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्मोड़ा का ऐतिहासिक सोमनाथ मेला किस नदी के तट पर लगता है। देखिए काफी फेमस है, प्रसिद्ध है सोमनाथ मेला। पशुओं के क्रय विक्रय के लिए फेमस है। अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में लगता है, पश्चिमी रामगंगा के तट पर। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर होगा। निर्माणाधीन गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है। देखिए गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे जो निर्माणाधीन है 2022 से बनना शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 9.7 किलोमीटर है। इसी रोपवे के साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का उद्घाटन यानी उसका शिलान्यास भी किया गया। उसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को कब मंजूरी दी गई। कुछ दिन पहले जब हमने उत्तराखंड की योजनाओं को देखा था उसमें भी इस प्रश्न को जाना था। राज्य की जो पहली सेवा क्षेत्र नीति है इसे सितंबर 2023 में मंजूरी मिली थी। जो सितंबर 2023 है उसमें दी गई। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एमएसएमई नीति 2023 में राज्य में सूक्ष्म लघु माध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए क्रमशः कितनी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। यानी जो हमारे एमएसएमई उद्योग होते हैं जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था करी गई है और यह सब्सिडी सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख, लघु उद्योग के लिए 10 लाख, मध्यम उद्योगों के लिए 15 लाख है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए मिलाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन कहां पर ये पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन हमारे 1200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं। यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला 750 से 1200 मीटर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन ये किस हाइट के ऊपर होते हैं, ये हमारे 1500 की ऊंचाई तक होते हैं, यानी दूसरे का दूसरा। फिर आते हैं कोणधारी वन। कोणधारी वन 900 से 1800 के बीच में होता है, यानी सी का आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर 4 हो जाएगा।
पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन जो 1800 से 2700 के बीच में होते हैं, यानी 3। तो 1 2 4 3 इसका सही आंसर यहां पर होगा, 1 2 4 3। अब देखिए, अगर आपको सभी वनों का नहीं पता, जैसे मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन जो फेमस वाले वन हैं उसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कोणधारी वन है, इसको लेकर बहुत बार सवाल आया है, कोणधारी वन इस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं 900 से 1800 के बीच में, यानी तीसरे वाले का आंसर 4 होगा। बस आपको इतना पता है, विकल्प अगर आप देखेंगे तीसरे का आंसर 4 केवल एक ही में है, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना कब की गई थी? तो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, इसकी जो स्थापना करी गई वो 1906 में होती है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित खाद्य फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? यानी उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? वो चावल है, लेकिन उत्तराखंड की मुख्य खाद्य फसल क्या है? वो गेहूं है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तराखंड में पहले पर गेहूं है, दूसरे पे चावल है, तीसरे पर गन्ना आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी नहीं है? देखिए, भागीरथी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जाड़ गंगा है, केदार गंगा है, सिया गंगा, तीनों भागीरथी की सहायक नदियां हैं। सिसवा नदी जो है यह भागीरथी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सिसवा नदी गंगा की सहायक नदी है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में संगम कर लेती हैं, उसके आगे बहती हैं, तो रायवाला के नजदीक गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसको हम कहते हैं सोंग नदी, और इस सोंग नदी की सहायक नदी है सिसवा। यानी डायरेक्टली जाती गंगा में ही है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर आएगा किसकी है? ये सोंग नदी की सहायक नदी है, जो देहरादून के रायवाला में गंगा से मिलती है। ठीक है। इस सोंग की सिसवा एक प्रमुख सहायक नदी है, इसके अलावा वाल्दी भी इसी सोंग की सहायक नदी है। ठीक है। इनमें से किस नाम से मसूरी को नहीं जाना जाता है? मसूरी के यहां पर 3 उपनाम दिए हैं, एक यहां पर गलत है। देखिए, मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहते हैं, मसूरी को पर्वतों की रानी कहते हैं, मसूरी को भारत का एडिनब्रा भी कहते हैं, लेकिन 4 धामों का द्वार ये हरिद्वार को कहते हैं, ना कि मसूरी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तीर्थों का द्वार, 4 धामों का द्वार ये हरिद्वार को कहते हैं। ठीक है। बाकी गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार, पर्वतों की रानी, भारत का एडिनब्रा, दून का ताज, ये सब नाम किसके हैं? मसूरी के हैं। नेक्स्ट है, जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज कब की गई थी? तो जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख को खोजा था 1860 में। कई बार हमने इसको देखा है, मौर्य शासक अशोक का ये अभिलेख है। कैंसर के इलाज के लिए टेक्सॉल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यह हमें धुनेर से मिलता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। धुनेर का जो पौधा होता है ये 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। इससे हमें एक केमिकल प्राप्त होता है टेक्सॉल नाम का, जो कैंसर के इलाज में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख वन आंदोलन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके समय दिए गए हैं कि वह घटना कब हुई थी। देखिए, खास पट्टी आंदोलन कहां पर हुआ था? खास पट्टी आंदोलन आपका टिहरी में हुआ था, 1906-7 के दौरान हुआ था, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुंजड़ी वन आंदोलन तो बहुत फेमस है, इसका वर्ष आप सभी जानते होंगे, 1904 में हुआ था। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बनता है, अमर सिंह ने किया था। ठीक है, टिहरी में। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 3। फिर है राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन आपका उत्तरकाशी में होता है। उत्तरकाशी का जो बड़कोट है उसी का पुराना नाम था राजगढ़ी, वहां पर होता है। उत्तरकाशी का इलाका भी पहले टिहरी रियासत में ही पड़ता था। 1926 से इसकी शुरुआत होती है और अपने चरम पर यह जब जाता है 1930 में, तो रवाई कांड यहां पर होता है उत्तरकाशी में। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। तीसरे का आंसर 1। डांगी चौरा वन आंदोलन ये 1946 में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व नागेंद्र सकलानी और दौलत राम के द्वारा किया गया था। तो चौथे का आंसर हो जाएगा 2। तो 4 3 1 2 इसका सही उत्तर यहां पर होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए उत्तराखंड की विधानसभा में 0 सीटें आरक्षित है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
एससी के लिए उत्तराखंड की विधानसभा में 13 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, टोटल सीटें 15 हैं, जबकि ओबीसी के लिए 0 हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए, राज्यपाल बनने वाली उत्तराखंड की पहली महिला थी श्रीमती मार्गरेट आल्वा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जल्दबाजी में आपने बेबी रानी मौर्य पर टिक नहीं करना है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल बनने वाली दूसरी महिला थी। ठीक है, पहली कौन है? मार्गरेट आल्वा। मार्गरेट आल्वा 2009 से लेकर के 2012 के बीच में उत्तराखंड की राज्यपाल रही थी। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? जनरल गुरमीत सिंह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही अनुक्रम बताइए। यानी हमारी जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में किस क्षेत्र का ज्यादा योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र यानी जो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसका योगदान हमारी जीडीपी में लगभग 9.99% है। जो सेकेंडरी क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा हुआ है, उसका योगदान हमारी जीडीपी में लगभग 46.84% है। और जो तीसरा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर जिसको कहा जाता है, उसका योगदान 43.17% है। यानी पहले नंबर पे कौन है? द्वितीयक क्षेत्र, फिर तृतीयक क्षेत्र, फिर प्राथमिक क्षेत्र। तो 2, 3, 1 इसका सही क्रम है। 2, 3, 1 आपका ये रहा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ था? देखना, लोक सेवा आयोग नहीं पूछा है, लोक सेवा आयोग 2001 में बना था। यह उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ये बना था 2004 में। 2004 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसे नैनीताल में स्थापित किया गया था। 2013 में इसे देहरादून ले जाया जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, उत्तर बयां है, टिहरी की कहानियां, मोहन गाता जाएगा। जो मोहन गाता जाएगा वो इनकी आत्मकथा है। ठीक है, पौड़ी में राहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो राज्य में राहु मंदिर है, एकमात्र मंदिर है, और ये आपके पौड़ी के पैठानी गांव में है, पेपर में बना है। 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? यानी किस जनपद में साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर ओवरऑल देहरादून में है और सबसे कम साक्षरता दर उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाले 4 जिले, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जनपद में है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग का नंबर है, रुद्रप्रयाग के बाद पौड़ी गढ़वाल का नंबर है, और पौड़ी गढ़वाल के बाद बागेश्वर का नंबर है। तो ए, आर, पी, जी और बी, यानी अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कितनी है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 के अनुसार 76.31% है और शहरी क्षेत्रों में 84.45% है साक्षरता दर। बजहर नामक त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? देखिए, बजहर जो त्योहार है आपका, इसे थारू जनजाति मनाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ज्येष्ठ या बैसाख के माह में मनाया जाता है। विवाह पूर्व संस्कार सांगजांगी और पिंठा संस्कार किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो देखिए, विवाह से पहले होने वाले 2 प्रमुख संस्कार हैं, सांगजांगी संस्कार, पिंठा संस्कार, और ये आपके राजी जनजाति से संबंधित हैं। ऑप्शन ए। तोबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? पेपर में आया हुआ प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ऑप्शन डी। थारू जनजाति के द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा कौन सी है? तो देखिए, नई फसल के समय सितंबर अक्टूबर के माह में या धान की कटाई जब होती है तब इसकी यहां पर पर्व मनाया जाता है जिसे औथ पर्व कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। कौन सी जनजाति का है? थारू जनजाति। नेक्स्ट है, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जो गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई किसकी सिफारिशों पे हुई थी, किसको श्रेय जाता है उसे स्थापित के लिए? वो जाता है बलभद्र सिंह नेगी को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
इनको अंग्रेजों के द्वारा लाट सूबेदार की उपाधि दी गई थी। लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी इनका पूरा नाम था। इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनकी सलाह पर, इनकी सिफारिश पर अंग्रेजों ने गढ़वाल राइफल्स की स्थापना करी थी। क्वेश्चन आएगा, बलभद्र सिंह नेगी ने किस युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी? तो इन्होंने आंग्ल अफगान युद्ध में अपनी वीरता दिखाई थी। ठीक है, इनकी वीरता से प्रभावित हुए जो इनके प्रमुख थे, इनके जो कमांडर इन चीफ थे, फेडरिक रॉबर्ट्स, और फिर उन्होंने अंग्रेजी सरकार को सिफारिश करी कि इनकी एक अलग राइफल्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए उत्तराखंड के भी हमने कर लिया है। अब हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। चलिए, 61वां प्रश्न है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, डिटेल क्लासेस बनी हैं, कई बार हमने एमसीक्यू वाली सीरीज में भी जाना है। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, पतन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह तारीख जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ कौन सी है? 1857 का विद्रोह 1857 मई में हुआ था, लेकिन आपको तारीख पूछी है 10 मई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले जो विद्रोह शुरू हुआ था वो मेरठ छावनी से हुआ था। इससे पहले हालांकि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो बंगाल में पड़ता है, वहां के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने अधिकारी की हत्या कर दी थी, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। अप्रैल 57 में उनको फांसी भी दे दी गई थी। मेरठ छावनी में उसके बाद भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन जो प्रॉपर विद्रोह की शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को हुई। हुआ ये कि 9 मई को मेरठ के कुछ सैनिकों ने जो कारतूस थे, जिनको चबाने से पहले बंगाल में मना किया गया, मेरठ के कुछ सैनिकों ने 9 मई को कारतूस चबाने से मना कर दिए थे। इस विद्रोह का जो प्रमुख तात्कालिक कारण था वो भी क्या था? वो यही था कि जो नई एनफील्ड राइफल्स आई थी, जिनके कारतूसों को थोड़ा पहले चबाना होता था इस्तेमाल करने से पहले, तो 9 मई को मेरठ के कुछ सैनिकों ने इसे मना कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने उन सैनिकों को 10-10 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद 10 तारीख से 10 मई से विद्रोह यहां पर हो गया था। ठीक है, फिर ये यहां से निकले, हथियार लेकर के अपने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर को वापस से सुल्तान घोषित कर देते हैं, अपना नेता उसे घोषित करते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति पर हमने सेकंड जो हमारा चैनल है ट्रेंडिंग जीके पर एक डिटेल क्लास को कवर किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके पास आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को लेकर के बहुत बार सवाल आया है कि इसे किस उपनिषद से लिया है। तो अब आप सभी को पता है इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, लेकिन इस बार एग्जामिनर ने क्या किया, उसका अर्थ पूछ लिया। अर्थ भी आप सभी को पता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है, ये इसका मतलब होता है कि सत्य आखिर में जीत ही जाता है। लेकिन इसने क्या करा, इसका इंग्लिश वर्जन में पूछ लिया और विकल्प भी उसी आधार पर दिए। सत्यमेव जयते यानी सिर्फ सत्य की ही जीत होती है, इसका अंग्रेजी अर्थ होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स मतलब हो गया कि सत्य की ही जीत होती है, अंत में केवल सत्य ही जीतेगा। इस नारे को लेकर के, इस कथन को लेकर के एक सवाल और है जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि सत्यमेव जयते के नारे को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे? देखिए अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, और इनके दत्तक पुत्र कौन थे? इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब जिन्हें धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाना साहब कौन थे? जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब, और इनकी सेना के जो प्रमुख थे, जो इनके सहायक थे, वो थे तात्या टोपे। तो सैन्य नेतृत्व वो कर रहे थे और नेता कौन थे? नाना साहब। तो नाना साहब जो हैं, ये जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। बेसिकली इन्होंने विद्रोह में भाग भी इसीलिए लिया था, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र इनको मानने से मना कर दिया था, इनकी पेंशन रोक दी गई थी, उसी के खिलाफ फिर ये क्रांति में साथ देते हैं। ठीक है,
तात्या टोपे का असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का असली नाम था और इनका असली नाम क्या था? धुंधु पंत। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी कार्यों को, प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत काफ़ी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे सिविल सेवक भर्ती जो होती थी उस समय, उसके लिए ओपन कंपटीशन होगा, इसी के तहत हुआ था। बंगाल में एक उप राज्यपाल की व्यवस्था वहां पर करी गई थी, इसी के तहत पहली बार परिषद के जो गवर्नर जनरल थे उसकी परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इन्हें आपने ध्यान रखना है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी और इस मुक्ति युद्ध का जो नायक था वो सेंद्रो कोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, लूसेंट में देखा होगा कि चंद्रगुप्त को किस यूनानी लेखक ने सेंद्रो कोट्स कहा है? उसका आंसर होता है जस्टिन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रो कोट्स कौन कहता है? जस्टिन कहता है। वो कहता है, जस्टिन ने बेसिकली अपना जब विवरण लिखा तो उसने कहा कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई, जो सिकंदर भारत को लगभग जीत गया था, एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था, सिकंदर के मरने के बाद उन हिस्सों को आज़ाद करा लिया गया। सिकंदर के जो गवर्नर यहाँ पर नियुक्त किए थे उसने उनको मार दिया गया और ये जो आज़ादी मिली इस क्षेत्र को, उस आज़ादी का जो नायक था वो सेंद्रो कोट्स था। बाद में विलियम जोन्स आते हैं। विलियम जोन्स कहते हैं कि जस्टिन जिस सेंद्रो कोट्स की बात कर रहा है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ध्यान रखना है, किसने कहा सेंद्रो कोट्स? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कि वो सेंद्रो कोट्स कोई और नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था, वो किसने करी है? विलियम जोन्स ने करी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है आपका एक काफ़ी फेमस उत्सव है, यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन डी। अंतरराज्य परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के कितने मंत्री होते हैं? यानी अंतरराज्य परिषद में, इस परिषद के भीतर प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के कितने मंत्रियों को मनोनीत कर सकता है? वो करते हैं इसमें 6 मंत्रियों को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अंतरराज्य परिषद की जो संरचना होती है वो इस तरह होती है, इसमें जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, जहां जहां मुख्यमंत्री हैं और जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां के उपराज्यपाल या प्रशासक, ठीक है, वो इसके सदस्य होते हैं। इनके अलावा 6 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री परिषद से प्रधानमंत्री यहां पर मनोनीत कर सकते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम जो शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। देखिए, सैयद वंश की स्थापना 1414 में होती है, 1451 तक ये शासन करता है। सैयद वंश को दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश माना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था और इस वंश का जो आखिरी राजा था वो अलाउद्दीन आलम शाह था। 4 ही राजाओं ने इस वंश में शासन किया, जिसमें पहला खिज्र खान था, दूसरा मुबारक शाह था, तीसरा मोहम्मद शाह था और चौथा अलाउद्दीन आलम शाह। कई बार इनका क्रम लगाने को आता है। ठीक है, जो एक लोकप्रिय कहावत है कि दुनिया के राजा का जो राज्य है वो दिल्ली के पालम तक सीमित है, वो इसी के काल में, अलाउद्दीन आलम शाह के काल में प्रचलित हुई थी। बेसिकली दिल्ली सल्तनत जिसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन इसके काल आते आते ये एक अयोग्य शासक था। दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र काफ़ी हद तक सीमित रह गया था, एक छोटे से एरिया में वो शासन कर रहे थे। तो ये कटाक्ष के तौर पर कहा गया था कि जो अपने को पूरी दुनिया का शासक कहते हैं उनका शासन दिल्ली से पालम तक है, यानी छोटे से एरिया में है। वो भी इसी के संदर्भ में कहा गया है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, यजुर्वेद जो होता है हमारा, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद में पूजा पद्धति के बारे में बताया गया है, यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला इसका अर्थ हो गया पूजा, पूजा से जुड़ा हुआ वेद, पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ वेद। दूसरा, बलिदान या बलि का जो पूरा विवरण है वो इसमें दिया गया है कि बलिदान के समय क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो बलिदान का वेद भी इसको कहा जाता है, और बलि देना, बलिदान करना यानी त्याग करना। तो यजुर्वेद का अर्थ यहाँ पर जो यजुर है ये हो गया त्याग।
ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन बनता है कि यज्ञ संबंधी नियम जो हैं वो सारे किसमें हैं, वो सब इसमें हैं, तो इसे पूजा का वेद भी कहते हैं क्योंकि सारे जो हमारे पूजा पाठ से जुड़े मंत्र हैं वो इसमें हैं। दूसरा, बलिदान की विधि का वर्णन भी इसी में किया गया है, इसीलिए इस वेद को बलिदान का वेद भी कहते हैं। बलि देने के लिए क्या क्या विधि है, क्या क्या चीज़ें उस समय फॉलो करनी होती हैं, और बलि यानी त्याग करना, बलिदान देना, किसी चीज़ का त्याग करना, तो इसका अर्थ क्या होगा, त्याग होगा। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद में भी लिखा गया है और पद में भी लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में वेवेल की योजना शुरू करी गई थी? तो वेवेल योजना कब आई थी? वेवेल योजना आई थी 1945 में। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर यहां पर होगा। हमने कई बार वेवेल योजना के बारे में बात करी है। 14 जून 1945 को वेवेल अपनी योजना प्रस्तुत करता है और इस योजना पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाता है शिमला के अंदर, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। यह भी 1945 में हुआ था। ठीक है, दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में 14 जून 1947 को भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भारत विभाजन का जो प्रस्ताव था, यानी जो माउंटबेटन योजना थी, उसे कांग्रेस ने 14 जून 1947 को स्वीकार किया, और जब इसको किया वो दिल्ली अधिवेशन में किया। उसके अध्यक्ष आचार्य जीबी कृपलानी थे। आजादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जीबी कृपलानी। ठीक है, इस बैठक में, इस अधिवेशन में ये जो प्रस्ताव था विभाजन का, इसे रखता कौन है? इसे प्रस्तुत किया था गोविंद बल्लभ पंत ने, जो आपसे पूछ लिया जाता है। और इसका समर्थन किसने किया था? मौलाना आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने समर्थन किया था। किसके काल में चीनी यात्री होइनसांग पल्लवों की राजधानी कांची में गया था? देखिए, पल्लव शासकों की राजधानी थी कांचीपुरम, और होइनसांग जब भारत आया तो वह पल्लवों के राज्य में भी गया, और उस समय पल्लव राजा कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो 630 से लेकर 668 है, और इसी बीच में 640 ईस्वी के करीब होइनसांग यहाँ पर आता है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम को सर्वशक्तिशाली पल्लव राजा माना जाता है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि यानी जो राज्य की भूमि है, जो किसी निजी व्यक्ति की नहीं है, किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं है, राज्य की भूमि है, और ये सबसे ज्यादा विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए, तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई है, वो कितनी होगी? वो भी मुख्य भूमि की पूछी है। भारत की टोटल तटीय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो वो 7516.6 किलोमीटर है। इसमें अगर हम केवल मुख्य भूमि की बात करें तो वो लगभग 6100 किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। भारत के टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल अगर हम बोले तो 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमारे तटीय रेखा से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, राज्य पूछता है तो 9, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो 4, ओवरऑल पूछेगा तो 13। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? वो गुजरात की है, और सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? वो गोवा की है। नेक्स्ट है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, कोरोमंडल तट आपका जो है तमिलनाडु का जो तट है, आंध्र और तमिलनाडु का तट, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर वाला जो हमारा तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान पर है, इधर वाले तट को पश्चिमी तट कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी तट कहते हैं। तो पूर्वी तट का ही एक छोटा सा पार्ट है हमारा कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का तट है, और हम जानते हैं तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर शीतकाल में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। अब शीतकाल में हो रही है तो शीतकाल का समय कौन हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर का समय। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? यानी उदार ऋण की खिड़की, जहां से आसानी से या आसान किस्तों में लोन मिल जाता है, यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होती है, इसी को कहते हैं, या एसोसिएशन है, इसको कहते हैं विश्व बैंक की एक उदार ऋण की खिड़की। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। काफी कम कीमतों पर, काफी कम ब्याज पर ये लोन देशों को प्रोवाइड करवाता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गरीब देशों को यह ब्याज मुक्त लोन देता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य में विधायी संबंधों से जुड़ा हुआ है?
कई बार हमने इसको देखा है कि एक राज्य और संघ के मध्य में दो तरह के इंपॉर्टेंट संबंध हैं। एक है हमारे विधायी संबंध यानी कानूनी संबंध और एक है हमारे प्रशासनिक संबंध। इन दोनों का जो उल्लेख है वो भाग 11 में किया गया है। भाग 11 के 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में विधायी संबंध है, दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध है। आपको विधायी संबंध पूछा है तो 11 का पहला अध्याय यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो इनमें से वेद त्रयी कौन है? देखिए 4 हमारे पास वेद हैं। उन 4 में से 3 वेद के ग्रुप को वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो 3 एलिमिनेट हो गए, ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? वंश नहीं पूछा है कि किस वंश ने ज्यादा शासन किया, तो आंसर होता तुगलक वंश, लेकिन इसने राजा का नाम पूछा है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक 38 साल तक शासन करने वाला था बहलोल लोदी। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। 1451 से लेकर के 1489 तक ये दिल्ली पर शासन करता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य आपने बताने हैं। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां था? केरल में था। ठीक है, तो पहले केरल आएगा, उसके बाद लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां था राज्यों में? तमिलनाडु, और फिर कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये रहा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार रहते हैं उस परिस्थिति को या उस बेरोजगारी को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखिए, राष्ट्रीय आय इनमें से कौन सी है? राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एनएनपी को ही वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, और वो भी किस पर? उत्पादन मूल्य पर या उत्पादन लागत पर। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर होगा। देखिए, किसी भी देश में एक साल के अंदर उस देश के भीतर जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी कमाई होती है, उसे उस देश की जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इस जीडीपी में जब हम विदेशों से जो आय हो रही है, अभी तो जीडीपी में क्या है? देश के भीतर जितना भी उत्पादन हुआ है उन सब का। ठीक है, जब हम इस जीडीपी में विदेशों की आय को जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है जीएनपी। इसमें हमने जब विदेशी आय को जोड़ दिया, इस जीएनपी में से जब हम लॉस को घटा देते हैं, हास को घटा देते हैं, तो हमें मिलता है एनएनपी, और यही एनएनपी होती है राष्ट्रीय आय। निम्न में से किसका प्रयोग करके वेब पेज को बना सकते हैं? देखिए, वेब पेज बनाने के लिए जो इंटरनेट पेजेस होते हैं, इनको बनाने के लिए HTML का प्रयोग होता है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बना है। HTML की खोज किसने करी थी? HTML की खोज भी करी थी टिम बर्नर ली ने करी थी। टिम बर्नर ली वही है जिसने www की खोज करी थी। नेक्स्ट है, रैम क्या होता है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इस मेमोरी को प्रेजेंट टाइम मेमोरी भी कहते हैं, यानी अगर चल रही है तो सही से चलेगी, लाइट चली गई तो डेटा आपका चला जाएगा, इसलिए इसे प्रेजेंट टाइम मेमोरी कहते हैं, और इस प्रकार की मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, यूएनडीपी हमेशा हर साल आपकी एक रिपोर्ट जारी करता है, मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देशों को 3 पैरामीटर्स पर अंक दिए जाते हैं, जिसमें आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आता है। उसमें अधिकतम जो अंक होता है वो 1 होता है। ठीक है, 0 से लेकर 1 के बीच में पॉइंट्स दिए जाते हैं। 4 कैटेगरी यहां पर बनाई गई है। अगर आपकी रैंक 0 से लेकर के 0.550 तक है तो आपको निम्न मानव विकास वाला देश माना जाएगा। अगर आपकी रैंक या नंबर आपके 0.550 से लेकर के 0.700 के बीच में है, तब आपको माना जाता है मध्यम मानव विकास वाले देश। 700 से लेकर के 800 के अगर बीच में है, साथ में पॉइंट है दोनों में आगे, ठीक है, तो इस रेंज को कहा जाता है उच्च मानव विकास वाले देश, और 800 से ऊपर वाले को कहते हैं बहुत उच्च मानव वाले देश। तो भारत को जो नंबर यहां पर दिए जाते हैं, जो इस सूचकांक में रेटिंग दी जाती है, वो लगभग 0.645 के करीब दी गई है।
यानी भारत किस में आता है, मध्यम विकास वाले देशों में आता है। बहुत तेजी से ये रेटिंग बढ़ती रही है, बहुत स्लो बढ़ती है, तो काफी समय तक भारत अभी इसी में रहेगा। तो मध्यम मानव विकास श्रेणी आपको टिक करना है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, 1 होता है, 0 से 1 के बीच में दी जाती है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम के लिए बनाई गई पहली जो भाषा थी वो फोर्ट्रॉन थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पहली उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज इसी को माना जाता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। जॉन बेकस ने इसका आविष्कार किया था। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनका इस्तेमाल कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो ये होती है जावा। पेपर में आई है, 2 से 3 बार उत्तराखंड में पूछा गया है। जावा जो लैंग्वेज है उसे 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने विकसित किया था। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हैं। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह आपका सही है। भारत में आपराधिक कानून एक समान है। देखिए 2 प्रकार के कानून होते हैं। एक होते हैं हमारे नागरिक कानून जिन्हें हम सिविल कोड कहते हैं, और एक होते हैं हमारे आपराधिक कानून जिन्हें क्रिमिनल कोड कहा जाता है। तो हमारे देश में जो आपराधिक कानून है यानी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है वो पहले से लागू है। अपराध के मामले में अगर आप कोई भी अपराध करेंगे, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, तो वही सजा मिलेगी जो किसी हिंदू को मिलेगी या किसी मुस्लिम को मिलेगी। तो आपराधिक कानून भारत में पहले से यूनिफॉर्म है। लेकिन जो नागरिक कानून है, समान नागरिक संहिता के तहत जो सारे नागरिक कानून हैं जो अभी अनयूनिफॉर्म हैं, जैसे विवाह से संबंधित अगर कुछ होता है तो उसके कानून अलग अलग धर्म में अलग अलग हैं, वो अभी यूनिफॉर्म नहीं है। वो किस में है? वो अनुच्छेद 44 में है, समान नागरिक संहिता। समान आपराधिक संहिता पहले से देश में लागू है। तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फेरिफेरल डिवाइस नहीं है? देखिए फेरिफेरल डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, सीपीयू इसके अंतर्गत नहीं आता है। सीपीयू आपके कंप्यूटर के ब्रेन के तौर पर काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता की यानी रीजनिंग के प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान होगा? देखिए 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है वो आपने बताना है। निकालने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जो भी वर्ष आपको ऐसे दिया गया हो उसको आपने लिख लेना है, उसको भाग देना है 4 से। 4 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास कितना रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा? हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। तो 1 रिमाइंडर बच गया है। अब बस इस चीज़ को याद कर लेना कि 4 से भाग देने के बाद अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो आपने उस नंबर में 6 जोड़ लेना है। अगर 2 और 3 रिमाइंडर बचते हैं तो आपने 11 जोड़ लेना है, और अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो आपने 28 को जोड़ लेना है। हमारे पास 1 रिमाइंडर बचा तो 25 में हम 6 जोड़ देंगे, 31। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो चलिए देखते हैं यहां पर कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है? 15 बढ़ा है। यहां से यहां तक 25 बढ़ा है, और यहां से यहां तक 40 बढ़ा है। तो 10, 15, 25, 40, तो कोई हमें एक यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही है कि किस रेशो में बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको फिर इनकी दूसरे वाले पैटर्न को देखना है कि यहां से यहां कितना बढ़ा? 5। यहां से यहां कितना बढ़ा? 10। यहां से यहां कितना बढ़ा? ये बढ़ा आपका 15। अब आप देखेंगे यहां से यहां भी 5 बढ़ा है, यहां से यहां भी 5 बढ़ा है, यहां से आगे भी 5 ही बढ़ेगा, यानी यहां पर 20 आ जाएगा। तो 20 बढ़ा है तो यहां पर क्या होगा? 20 आगे बढ़ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। यानी अब इस नंबर पे 60 जुड़ेगा और ये कितना बन जाएगा? 550 बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक यूनिफॉर्म नंबर आपने देखना है कि किस रेशियो में बढ़ रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि 5, 5, 5 बढ़ रहा था, तो अगला नंबर 20 हुआ। ये 20 इसमें जुड़ेगा क्योंकि ये 5 इस 10 में जुड़ा तो 15 हुआ, ये 10 इस 15 में जुड़ा तो 25 हुआ, 15 इस 25 में जुड़ा तो 40 हुआ, ये 20 इस 40 में जुड़ेगा तो 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 मित्र MNOPQR एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर। पहले इसको बना लेते हैं, बनाते बनाते ही क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इसके आंसर को देखेंगे। देखिए इसने कहा है कि 6 मित्र हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर। उत्तर की दिशा इधर होगी आपकी, तो सबका मुख किधर की साइड है? इधर की साइड है, ऊपर की साइड है। वो बैठे हुए हैं।
एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी 3 व्यक्ति अगर हम मान लीजिए एन यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाईं ओर इधर की साइड होगा इसका, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति इसके बाईं ओर हमने बैठा दिए। अभी हमें नहीं पता वो 3 व्यक्ति कौन है। दूसरी लाइन देखिए, ओ जो है एन के दाईं ओर और ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी एन के दाईं ओर यहां पर कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है, ठीक है, और ठीक बगल में बोला है उसने, तो उसी के साथ इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। एम और पी क्यू के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि एम और ओ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी एम पी जो है वो क्यू के ठीक बगल में बैठे हुए हैं और इस तरह से बैठे हैं कि एम जो है वो ओ के बाईं के चौथे स्थान पर है, ओ यहां पर है, यहां से चौथा स्थान, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, यानी यहां पर तो हमारा एम बैठा हुआ है और यहां पर इसने लिखा है कि एम और पी जो हैं वो क्यू के बगल में है, ठीक बगल में है, तो एम यहां पर है, क्यू यहां पर होगा और पी यहां पर होगा, हो गया ना, दोनों क्यू के अगल बगल में। ये हमारा एन है, ये हमारा ओर है। आपको पूछा है आर कहां पर बैठा है, तो आर हमारा कहां हो जाएगा, इधर इतने ही लोग हैं, इधर हम लोग बढ़ा नहीं सकते, तो आर हमारा यहां पर बैठा होगा। तो ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर ओ के दाईं ओर बैठा है, तो बाईं वाला क्लियर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में तो क्यू बैठा है। पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पी ये रहा, 1 2 3, तीसरे स्थान पर ये रहा, तीसरा वाला कथन आपका सही है। जिस प्रकार के होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है जब आप इनकी लाइंस को पढ़ते हुए आप इनको बैठाएं जगह पर, तो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि अगर आपने एक गलती कर दी तो जितना टाइम आप इसके ऊपर देंगे वो फिर टाइम वेस्टिंग होती जाएगी, आपको वो गलती ही समझ में नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ते हुए करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में ग्लैड शब्द को ज़्लैड लिखा गया है, इसी प्रकार इसको ऐसे लिखा है, लॉस्ट को बताना है। देखिए इसने किस प्रकार से लिखा है, इसने कहा जो ग्लैड शब्द है उसको ज़्लैड लिखा गया है, ठीक है। इसने सबसे पहले तो आगे जेड जोड़ दिया, उसके बाद इस जी को आखिर में लिख दिया और इस पूरे शब्द को वैसे ही लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, हमको लिखना है लॉस्ट। सबसे पहले हम जेड जोड़ देंगे, एल को आखिर में लिख लेंगे और ये जो OST है इसे ऐसे ही लिख लेंगे, तो ZOSTL ये हमारा आंसर हो गया। ZOSTL कहां पर है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक फोटो को दिखाते हुए या देखते हुए मारिया ने कहा वह मेरी मां की इकलौती बेटी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये रही मारिया, मारिया की एक मम्मी है, मारिया की एक मां है और इसकी मां की ये मां है और इसकी मम्मी की जो इकलौती बेटी है वो ये रही। क्वेश्चन पूछ रहा है फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो फोटो इसकी है और मारिया इसकी क्या है, इसकी बेटी है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यदि @ का अर्थ जोड़ है, ऐसे ही अलग अलग साइन दिए गए हैं कि इनका अर्थ यह है, तो आपने बताना है इस इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 165 दिया गया है, इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब होता है विभाजन, यानी 11 यहां पर आ जाएगा। फिर दिया गया है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है गुणा, यानी इसका रिजल्ट जो भी आएगा उसको हमें 15 से गुणा करना है। फिर ये दिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, यहां पर है ये वाला चिन्ह, ठीक है। इसका अर्थ हो गया घटाओ, यानी माइनस करेंगे 4 और आखिर में @ है यानी +6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 15 × 15 -4 + 6। बॉड मास का नियम आप सभी को पता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। 225 में 4 + 6 हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे 225 में 6 को, तो कितना बन जाएगा, 225 + 6 यानी 231 -4 यानी 227 इसका उत्तर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है हमारा, कथन दिया है सभी छात्र शिक्षक हैं, सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। ये 2 कथन दिए गए हैं कि जो सभी छात्र हैं वो शिक्षक हैं। ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम के माध्यम से होते हैं, तो इस वाले लाइन का डायग्राम बना लेते हैं। उसने कहा ये छात्र हैं हमारे पास, ठीक है, इनको बना लेते हैं छात्र। सभी छात्र जो हैं वो शिक्षक हो गए, तो ये आंसर हो जाएगा इसका वेन डायग्राम बनेगा। सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं, तो एक घेरा और बना लीजिए, सारे शिक्षक जो हैं वो प्रोफेसर हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। चलिए देखते हैं अब वो क्या बात कहता है। पहला निष्कर्ष है कि सभी छात्र प्रोफेसर हैं। तो देखिए छात्र ये रहा, प्रोफेसर ये सारे हैं, तो जितने भी छात्र हैं वो सारे प्रोफेसर हैं। पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा, सभी प्रोफेसर छात्र हैं, नहीं, केवल इतने प्रोफेसर छात्र हैं, इतने प्रोफेसर छात्र नहीं हैं।
तो सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो नहीं करता। कोई शिक्षक प्रोफेसर नहीं है, तो प्रोफेसर तो बड़ी चीज़ है, यहाँ पर बड़ा वाला घेरा है, उसके अंदर सारे शिक्षक हैं, तो सारे शिक्षक प्रोफेसर हैं, वही तो कहा गया था। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। तो कौन सा यहाँ पर अनुसरण करता है? केवल पहला वाला अनुसरण करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न को वेन डायग्राम के माध्यम से दर्शाना है। देखिए, कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस तीनों अलग अलग डिवाइस हैं। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर माउस है, माउस भी एक अलग यूनिट है, मॉनिटर अलग है, तीनों आपस में जुड़े जरूर रहते हैं लेकिन फिर भी अलग अलग होते हैं। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इसका जो वेन डायग्राम है वो डी वाला है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है AVXE, फिर DSUH, GPRK और उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क। तो एक सीरीज दी गई है, आपने प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा उसको लगाना है। देखिए, सीरीज का पैटर्न अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर पाएंगे। यहां पर पहले A दिया है, A के बाद B और C दो को गैप किया है और D यहां पर दिया है, फिर E और F उनको गैप दिया है, G दिया है। तो G के बाद हम H और I उनका गैप लेंगे और यहां पर जो आएगा शब्द उसका पहला अक्षर हो जाएगा J। ठीक है, फिर K और L का गैप होगा, फिर आपका M आ जाएगा। तो बिल्कुल सही जा रही है हमारी सीरीज। दूसरा शब्द है V। V से दो शब्द पीछे, U और T पीछे आया है, S लिखा है। S से दो शब्द पीछे, R और Q पीछे आया है, P लिखा है। इसी प्रकार P से दो शब्द पीछे आएगा और M लिखेगा। तो बस आपने इतना ही करना था, सीधा डी पर आप आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। इस श्रृंखला को पूरा करना था आपने। 4 डायग्राम यहां पर दिए गए थे। इधर देखिए इसने क्या किया है, 5 तीलियां दी हैं एक वर्ग के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर के। पैटर्न इसका कैसे चल रहा है, पैटर्न अगर आप समझेंगे तो इन 3 को देखिए, ये 3 जैसे हैं वैसे ही ये 3 हैं। ठीक है, तो अंतर कहां पर आया है? पहले 2 में अंतर आया है। उसी प्रकार हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन 2 को, शुरू के 2 को इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरे और दूसरे में क्या सिमिलैरिटीज है उनको देखते हैं। अब इन दोनों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो पहला वाला तो इसने उल्टा ही रखा, पहला उल्टा ही रखा। ये जो 2 एक साथ नीचे आ रहे थे, फिर इनको इसने खड़ा कर दिया, तो ये दोनों इधर खड़े हो गए। और ये जो लास्ट के 2 हैं, ये दोनों वैसे के वैसे ही हैं। फिर तीसरे और चौथे को अगर हम देखते हैं, अब इसने क्या किया, शुरुआत के 2 वैसे ही रखे। ये जो 2 अब ऊपर जा रहे थे, पहले जो ऊपर थे उनको नीचे किया, फिर ये जो 2 नीचे के थे उनको ऊपर कर दिया, इन दोनों को इसने वापस नीचे कर दिया और ये जो चौथा वाला है वो नीचे ही रहा। तो इसका जो 5वां डायग्राम होगा वो कैसा होगा, उसमें इन दोनों को ऊपर कर दिया जाएगा और बाकी ये तीनों के तीनों सेम ही रहेंगे। ये इसका सही पैटर्न है, इसका सही विकल्प है। ठीक है, तो इन चारों में से जो ऐसा होगा जिसमें लास्ट के 2 ऊपर की साइड होंगे और ये तीनों ऐसे के ऐसे होंगे, वो इसका सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारे मॉक टेस्ट को यहाँ पर कवर किया। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि हम केवल क्वेश्चन आंसर को कवर करते हुए नहीं चले, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाते हुए चला। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, उनको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में एक और बात, कुछ क्वेश्चंस का वर्गीकरण कर लीजिए जिसको आप एनालिसिस करने में आपको मदद मिलेगा। क्वेश्चन के वर्ग बना लीजिए, जैसे कि आपने कितने आते हुए यानी इजी प्रश्नों को गलत किया है, आपने कितने क्वेश्चनों पर तुक्का लगाया और वो गलत हो गए। वैसे तुक्के मॉक टेस्ट में नहीं लगाने चाहिए, केवल उन्हीं को करना चाहिए जो आपके 100% श्योर हैं। कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने, जिनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था लेकिन पढ़ने के बावजूद आपको उस पर्टिकुलर बारे में कुछ नहीं पता। उन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए कि जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जैसे सत्यमेव जयते वाला क्वेश्चन है, काफ़ी फ्रेंड्स का वो गलत हुआ होगा, तो उन क्वेश्चन का एक वर्ग बना लीजिए और फिर देखिए इन क्वेश्चंस को आप कैसे सही कर सकते हैं। जो अपनी गलती से हुए हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको क्लियर कीजिए। तो आप देखेंगे इन्हीं सबको ठीक करने से आपके मार्क्स लगातार अच्छे होते रहेंगे, ना आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ना आपको हार्ड क्वेश्चन पड़ेंगे। हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में भी आते हैं, सभी के लिए हार्ड आते हैं। मेरिट बनती है आपके आते हुए क्वेश्चन अगर आप सही कर दें। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो उनको आप सही कर दें। और ऐसे क्वेश्चन भी जिनको आंसर आपको पता होना चाहिए, जो कॉमन क्वेश्चन हैं,
उनके आंसर आपको पता होने चाहिए। ऐसों का वर्ग बना लीजिए और फिर उन चीज़ों को देखिए। जैसे मान लीजिए अलंकार वाला क्वेश्चन था, काफ़ी फ्रेंड्स का वो गलत हुआ होगा, लेकिन अलंकार आपका क्लियर होना चाहिए। आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जनरल सी बात है। जो बाकी के बच्चे होंगे, जो बाकी के स्टूडेंट्स होंगे, उन सबका अलंकार क्लियर है, तो आपका भी होना चाहिए। तो ऐसे वर्ग बना लीजिए कि ये आपका सही होना ही चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था। तब देखिए आपको एनालिसिस में भी मदद मिलेगी और आगे एग्जाम में जो मॉक टेस्ट होंगे और उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको रिजल्ट भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।